मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। कल हमारा वीडियो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से बीच में बंद हो गया था। पूरी वीडियो आज उस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के डिस्कशन हमने 1813 तक किया है। आज के वीडियो में आपको उसका अटैचमेंट साथ में मिल जाएगा, लेकिन कल के वीडियो में हमने 1813 तक बात की थी। आज हम उसके आगे बात करने पाएंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तक बात की थी, आज हम आगे बात करेंगे उसके। ठीक है, तो अगला जो चार्टर आया था 1833 के बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तक बात की थी। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द 1833 एंड 1853। ठीक है, तो नेक्स्ट चार्टर जो था वो 1853 था। चार्टर एक्ट ऑफ 1850 सॉरी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली जो डिमांड थी उस समय वेस्टर्न यूरोप की, या उस समय यूरोप की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो उसमें फुलफिल किया जा सकता है कि पहला कंप्लीट मोनोपोलाइजेशन, कंप्लीट रिवोकेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोली ट्रेड की खत्म कर दी जाती है। 1813 में क्या किया गया था कि 1813 में कि मोनोपोलाइजेशन खत्म किया गया था। अभी भी चाय की और चाइना के साथ ट्रेड की मोनोपोलाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन 1833 में पूरी मोनोपोली ट्रेड की खत्म कर दी गई थी। अब कोई भी ट्रेड कर सकता था। इसके पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब आयात के लिए सब्सिडरी लैंड्स का नियम यही कहता था कि कोई भी स्टेट किसी स्टेट के साथ तब तक पार्टीशन में नहीं आ सकता जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कहेगी। अभी भी तो इंडिया में कंपनी रूलिंग, अभी भी 1858 की रूलिंग तक भले धीरे धीरे अब इफेक्टिवनेस कम होने लगा। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोलाइजेशन रिवोक हो चुकी है, तो धीरे धीरे उनकी इफेक्टिवनेस कम होता गया। लेकिन 1858 तक अभी भी कंपनी का ही रूल था यहाँ पे। आज बस समझ लो, तो 1833 में सबसे पहला जो काम होता है कि कंप्लीट रिवोकेशन ऑफ मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड हो गया। उसके बाद देखिए दूसरी बात, एक सेंट्रल पोस्ट में चेंज आया। सेंट्रल पोस्ट में जो चेंज आया वो ये हुआ कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वही पोस्ट थी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी, उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वही मैंने बताया ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब पावर का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होने लगा था, तो अब एक हेड बना दिया गया, सेंट्रल हेड बना दिया गया कि भैया सेंट्रल हेड होगा, कौन होगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। और हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। अब इससे हुआ क्या कि अब एक ऐसी गवर्नमेंट होगी, अब गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की गवर्नमेंट की बात नहीं की जाएगी। अब जब भी बात होगी, अब आगे के चार्टर एक्ट जो भी आएंगे, और इनफैक्ट इसी चार्टर एक्ट से स्टार्ट हो गया था कि इस सरकार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। ठीक है, तो एक ये चीज थी। थे कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो पहले से गवर्नर थे उस वक्त। ये आपके 1828 से गवर्नर रहते हैं ये। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर, तो वही लास्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनते क्या है, उसी पोस्ट को चेंज कर दिया जाता है उस नेम पे। ठीक है, तीसरा क्या था इसमें कि जो गवर्नर जनरल मद्रास के हुआ करते थे, मद्रास के और मद्रास के और कलकत्ता के, सॉरी हाँ, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे वो इनके सबऑर्डिनेट थे। लेकिन हुआ क्या था कि सेकंड वाले मतलब लेजिस्लेशन में क्या किया गया था कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर उनको दे दी गई थी। 1813 में उनकी लेजिस्लेटिव पावर उनको दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी ले ली जाती। अब इनके पास कोई भी पावर नहीं बचता, वो पूरी की पूरी। आपको याद करिएगा कि 1813 में एक लेजिस्लेशन आया था कि लोकल अथॉरिटीज को टैक्स इंपोज करना अलाउ कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये था कि लोकल अथॉरिटीज मतलब जो ये गवर्नर थे, सबऑर्डिनेट गवर्नर्स थे, वो लेजिस्लेट कर सकते थे उस एरिया में अपने हिसाब से। लेकिन इसके बाद, इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि उनकी कंप्लीट लेजिस्लेटिव पावर भी रिवोक कर दी गई। अब ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भैया बनाएंगे वही यहाँ का नियम होगा। ठीक है, एक तो ये काम हुआ। उसके बाद हमने बताया कि इसको अब इन्हीं को क्या कहा जाने लगा, द फर्स्ट टाइम इट वाज टर्म एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया इसको
पॉलिसी को, मतलब इस गवर्नमेंट को, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हेड में जो रूल करेगा उसी गवर्नमेंट को इसमें क्या किया गया, बोला गया कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला गया। ठीक है, इस पे एक और काम हुआ कि जो हमारा काउंसिल होती थी जिसमें 3 मेंबर्स थे पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट से 3 मेंबर हुआ करते थे, इसमें एक चौथा मेंबर ऐड कर दिया गया जिस चौथे मेंबर को कहा गया लॉ मेंबर। ठीक है, 4th मेंबर लॉ मेंबर ऐड हुआ, लॉ मेंबर, लॉ मेंबर वाज एडेड, और कौन था वो, लॉर्ड बेबिंगटन मकाले। ठीक है, मकाले वाज द 4th member of this council who were been the part of this। ठीक है, ये लॉ मेंबर था, मतलब लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं कि लॉ मिनिस्टर था यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि पूरी अथॉरिटी के साथ, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन जैसे ही ये वर्ड यूज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड, जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड इस एक्ट में यूज किया गया, ये कंप्लीटली इस बात को सिग्निफाई करता था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग पावर्स को कंप्लीटली डिस्टर्ब करके अब उसको कंप्लीट पॉलिटिकल मास्टर बना दिया गया था। तो दिस एक्ट मेक्स द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पॉलिटिकल मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, EIC became political master, become political master। ठीक है, अब वो केवल एक ट्रेडिंग राइट्स उनके पास नहीं थी, केवल वो ट्रेड नहीं कर रहे थे, अब वो यहाँ के क्या बन चुके थे, पॉलिटिकल मास्टर बन चुके थे। तो ये पूरी कहानी हुई 1833 में। ठीक है, 1833 में। अब देखिएगा 1853 का चार्टर एक्ट, हाँ इसमें भी ये था कि रिव्यू, 5th पॉइंट देखिएगा, रिव्यू आफ्टर 24 इयर्स, सॉरी रिव्यू आफ्टर 20 इयर्स। इसमें भी बोला गया था कि इसका एक रिव्यू चार्टर आएगा जो 20 साल बाद आएगा, तो आया भी 20 साल बाद 1853 में। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853 का। ठीक है, देन वी हैव द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 चार्टर एक्ट। अब देखिएगा 1853 का चार्टर एक्ट इज वन ऑफ दोस चार्टर, लास्ट चार्टर एक्ट्स, ये आखिरी चार्टर एक्ट था, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट्स नहीं आए। सिंपली देखिएगा अंतर क्या है, कुछ अंदर नहीं है, ऐसा नहीं कि लिगेशंस नहीं आए, लिगेशंस आए, इसके बाद 1858 में आएगा लिगेशन, फिर 93 में आएगा, मतलब कंटिन्यूस लिगेशंस तो आते ही रहेंगे। लेकिन अब चार्टर एक्ट्स ये कहा जाता है कि ये आखिरी थे। क्यों ऐसा था भाई कि चार्टर एक्ट क्यों ये आखिरी था, तो चार्टर एक्ट ये आखिरी था कि इसके बाद जो चार्टर एक्ट का मतलब होता है कि एक क्या कहते हैं, रॉयल अथॉरिटी द्वारा दिया गया परमिशन। ठीक है, रॉयल अथॉरिटी द्वारा दिया गया ऑर्डर, सिंपली ऑर्डर होता था। लेकिन इसके बाद क्या होगा ना कि इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा कि एक वो एक्ट जो पूरी सरकार को चलाने के लिए आया, मतलब कि इसके पहले EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल अथॉरिटी जो थी वो डायरेक्ट करती थी कि आपको ये काम करना है इंडिया में, इस तरीके से काम करना है इंडिया में। लेकिन 1858 के बाद जो 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसके बाद क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगता है। इसका मतलब कि अब कंप्लीट जो एक्ट्स आएंगे वो कंप्लीटली रॉयल अथॉरिटी द्वारा डायरेक्ट इंडिया को रूल करने के लिए आएगा। मतलब कि जो पूरी रूलिंग अथॉरिटी होगी वो अब रॉयल हैंड्स में चली जाएगी, वो किसी को डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट इंडिया में रूल करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट इंडिया को रूल करेगा अब, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि आपको ये काम करना है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इट इज द लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ इट्स टाइप। ठीक है, 1853 का ये लास्ट चार्टर एक्ट है, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आता। इस चार्टर एक्ट में स्पेशली 2 काम किया जाता है। जो काउंसिल होता है, काउंसिल जो थी उनकी, किसकी, गवर्नर की, काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, काउंसिल। तो देखिए इस टाइप के गवर्नमेंट को बोला जाता है बाई कैमरल गवर्नमेंट। तो कह सकते हैं कि इट वाज द स्टार्ट ऑफ बाई कैमरलिज्म। ठीक है, जो कि चलता है कब, बहुत लास्ट तक, 1835 के एक्ट तक चलता है, लास्ट तक बाई कैमरल रहता है हमारे पास। ठीक है, तो बाई कैमरल ये था हमारा लेजिस्लेशन काउंसिल।
इसी को हम बाई कैमरल गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पे दो लेवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल की दो लेवल होती है, उसी को बाई कैमरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो स्टार्टिंग में बाई कैमरलिज्म था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने बताया कि लास्ट चार्टर एक्ट है। तीसरा चीज क्या था कि गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू फॉर्म द न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो हम इसको लिख रहे हैं, फर्स्ट ये हो गया काउंसिल, दूसरा हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गिवन पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, ठीक है। गवर्नर जनरल को नए स्टेट्स बनाने के पावर दिए गए थे। एक तो ये काम हुआ गया था। उसके बाद देखिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 मेंबर्स हुआ करते थे वो रिड्यूस टू 24, रिड्यूस टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में हुआ करते थे उनको 18 मेंबर्स में रिड्यूस कर दिया गया। तो ये सारी चीजें इसमें हुई थी कि आपकी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात हुआ कि हो गया आप ये सारी चीजें इसमें लिगेशंस में थी कि 24-18 मेंबर्स हो गए, गवर्नमेंट टू फॉर्म द न्यू स्टेट हो गया, काउंसिल वाली बात हो गई 1853 में। और एक और बात थी कि इसमें रिव्यू के लिए नहीं कहा गया था। तो रिव्यू के लिए इसलिए नहीं कहा गया था क्योंकि चार्टर एक्ट आखिरी था, इसके बाद चार्टर एक्ट आया नहीं। 1853 के बाद 1858 में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आ जाएगा, गुड गवर्नेंस एक्ट इन इंडिया या क्राउन्स एक्ट आ जाएगा, उसी को क्राउन्स एक्ट भी कहा जाता है। तो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है चार्टर एक्ट की कहानी, और इसमें यही सारी लिगेशंस रहती हैं जो इसको की जाती है। अब इस एक्ट के बाद क्लियर था कि अब ब्रिटिश कंपनी ओवरटेक करने जा रही है, बहुत ही क्लियर था इस एक्ट के बाद कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो पूरी पावर इंडिया की ओवरथ्रोन करने जा रही है। और यहाँ पे एक और चीज थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक और मतलब राइट दे दिया गया था कि आप दूसरे प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में या प्रेसिडेंसीज में आप गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं, सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो कहने का मतलब था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड द सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है, आफ्टर द 1853। उसके बाद तो गुड गवर्नेंस का एक्ट आता है, सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट बनती है, सेक्रेटरीट की पोस्ट बनती है, तो वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कि हम थोड़ा सा ये डिस्कशन करना चाहेंगे कि अभी तक जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हुए, देखिए फेज वाइज पढ़ाई करते हैं हम लोग। अब या तो एक फेज, एक तरीका ये है कि पूरे एक्ट्स को कंटिन्यू किया जाए, गुड गवर्नेंस का एक्ट, लास्ट 1935 की एक्ट या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट तक इसको कवर किया जाए। लेकिन उससे थोड़ा बेहतर रहेगा कि साथ में हम गवर्नर जनरल से भी कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कंटिन्यूअसली कि इस गवर्नर जनरल्स ने क्या किया, मतलब ये क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट लिए गवर्नर जनरल्स ने। तो हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स को डिस्कस करेंगे यहाँ तक के। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे गुड गवर्नेंस एक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक के हम कुछ एक दो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स पढ़ लेते हैं आज के लिए। पहला गवर्नर जनरल हम सीधे देखते हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स का लिखते हैं। पहले गवर्नर जनरल जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है, इसके पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाले गवर्नर को नहीं पढ़ना, हमको रॉबर्ट क्लाइव को नहीं पढ़ना, हमको हेक्टर मुनरो जो गवर्नर जनरल थे, कमांडर इन चीफ थे, उनको नहीं पढ़ना। हमको जो प्रॉपरली ऑथराइज्ड जो गवर्नेंस है, जो जहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट होता है, वहाँ से उनको गवर्नर जनरल्स पढ़ने, वहाँ से उनकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक सेटअप उनका वहाँ से होता है। उसके पहले तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे। तो हमको जो गवर्नर जनरल 1773 से पढ़ना है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस समय जो गवर्नर जनरल पहले बनते हैं इंडिया के, वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब से कब तक थे? तो 1773 से 1785 तक, ठीक है। इन्हीं के समय में अब अगर देखा जाए तो इनके समय में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, या इनफैक्ट कहेंगे कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही तो ये बने ही थे, क्रिएटेड द पोस्ट हो गया। दूसरा क्या हुआ कि इन्हीं के समय में सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड 1774 में कलकत्ता में। सीजीआई कौन थे? एलिजा हेम्फे, ठीक है। अब देखिएगा इसने इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को बड़ा अच्छा स्टार्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट का तो 1774 में स्टैब्लिशमेंट होती है, लेकिन इन्होंने दो हाई कोर्ट्स में स्टार्ट की। एक का नाम था सरदार दीवानी अदालत और एक का नाम था सदर अली जमानत अदालत। सदर दीवानी अदालत देखिएगा, दो जो इन्होंने पोस्ट मतलब दो हाई कोर्ट्स में जो सिविल हाई कोर्ट्स डेवलप किए थे, उसका नाम था सदर दीवानी अदालत, ठीक है। ये सिविल कोर्ट थी। सिविल कोर्ट का मतलब वो कोर्ट जो सिविल अफेयर्स को सुनती थी, जो कि सिविल मैटर्स को सुनते थे। सिविल मैटर्स जमीन का मामला हुआ, पारिवारिक लड़ाई का मामला हुआ, तो ये सारी चीजें आती है इसमें। उसके बाद दूसरा जो था सदर अली जमात अदालत, जो क्रिमिनल अफेयर्स को देखती थी। सदर अली जमात अदालत, ठीक है। ये क्रिमिनल इश्यूज थी, क्रिमिनल लॉ कोर्ट थी, दोनों हाई कोर्ट लेवल की कोर्ट्स थी। हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट लेवल की। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम थी, लेकिन ये हाई कोर्ट लेवल की कोर्ट्स थी। अब देखिएगा इसका सदर अली जमात अदालत में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉज चलते थे बिफोर सीआरपीसी, वो मुस्लिम के चलते थे। मुस्लिम की जो लॉज चलते थे इंडिया में, मुस्लिम की जो क्रिमिनल लॉज थी, उसी क्रिमिनल लॉज को एज अ नेशनल लॉ की थ्रू यूज करते थे ब्रिटिशर्स। और सिविल लॉ का यूज, जो सिविल कोड के लिए जो लॉ यूज किया जाता था, वो अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग यूज किया जाता था। मतलब अगर हिंदू का इशू है तो हिंदू के सिविल लॉज को यूज करते थे, मुस्लिम का था तो मुस्लिम का सिविल लॉज यूज करते थे। लेकिन क्रिमिनल में क्या करते थे, क्रिमिनल इश्यूज में वो मुस्लिम लॉज को यूज करते थे। आज बात समझ में, तो काफी देर तक जब तक सीआरपीसी नहीं बनती है तब तक क्रिमिनल लॉज के लिए मुस्लिम लॉज का ही यूज किया जा सकता है, किया जाता था, ठीक है। एक तो ये हुआ। उसके बाद एक ये था इसमें कि इनको ओरिएंटलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। He was known as the Orientalist. वॉरेन हेस्टिंग was known as Orientalist. इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। कौन? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल करती क्या थी, तो इंडिया के लिटरेचर, इंडिया का कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में स्टडी किया जाता था इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया था 1784 में, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता, ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, ठीक है। इन्हीं के समय में कौन थे, चार्ल्स विलियम्स। इन्हीं के समय में चार्ल्स विलियम्स ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। चार्ल्स विलियम्स ओवरसीज एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे, चार्ल्स विलियम्स, ठीक है। चार्ल्स विलियम्स ट्रांसलेटेड भगवत गीता इन इंग्लिश, ठीक है। भगवत गीता इन इंग्लिश एशियाटिक सोसाइटी के और इन्हीं के समय में इसको किया गया था, भगवत गीता को कन्वर्जन किया गया था। ये हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। और क्या था, तो देखिए, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स इम्पीचमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट, पहले गवर्नर जनरल थे जिनके बारे में इम्पीचमेंट किया गया था, ठीक है ना। और पहले और आखिरी दोनों थे। ओनली गवर्नर जनरल हु फेस द इम्पीचमेंट, ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल टू फेस इम्पीचमेंट, ठीक है। तो ओनली गवर्नर जनरल टू फेस द इम्पीचमेंट। तो ये थे हमारे गवर्नर जनरल जिन्होंने पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने इम्पीचमेंट फेस किया था, ठीक। तो यही थे इनकी, और तो इनका कुछ ज्यादा था नहीं वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। उसके बाद वही था कि इन्होंने वॉर्स के समय में अब
एंग्लो मराठा वॉर्स इनके समय था और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर्स इनके समय में लड़ा जाता था। तो उस समय इन्होंने क्या किया था, लिया था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने और क्या किया था, हाँ, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट स्टार्ट की थी, स्टार्टेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को इन्होंने स्टार्ट किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी इनकी अच्छी थी, इन्होंने इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बहुत अच्छा सेटअप किया। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी देख लीजिए, इन्होंने पोस्ट डेवलप किया था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट डेवलप की थी, जिसको रेवेन्यूज को कलेक्ट करने का पोस्ट दिया गया था। तो फाइनली बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके इनके बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को हटा देते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट से रेवेन्यू पावर को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको रेवेन्यू पावर दिया गया था, रेवेन्यू कलेक्शन पावर जो था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन को दिया गया था, रेवेन्यू कलेक्शन का पावर दिया गया था। तो बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं तो रेवेन्यू पावर को इनसे ले लिया जाता है। तो ये था लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली आपको एस्थेटिक सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट ट्रांसलेटेड हो गया, फिर इम्पीचमेंट हो गया 3, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 4, ये सारी चीजें और 2 गवर्नमेंट के बातें याद रख लीजिएगा। फिलहाल हमने खुद ही इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, फालतू की चीज बताने की कोशिश नहीं की है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी आपका पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमको कुछ और गवर्नर जनरल, विलियम स्टोर्स के बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ले और लॉर्ड हेस्टिंग्स, विंडो फर्स्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, इतने गवर्नर जनरल्स के बाद पढ़ेंगे। इतने गवर्नर जनरल जब हम पढ़ लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1858 तक अगेन। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे के एक्ट्स जो आए थे इंडिया में, ठीक है। तो टिल दैट, थैंक यू।